महोबा न्यूज़ से मैं राजेंद्र शर्मा। आज हमारे बीच में ग्रामीण अंचल से एक युवा प्रतिभा, ये ऐसी प्रतिभा है जिसने इस एजुकेशन के क्षेत्र में एक नए आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं। ये महोबा ज़िले के कुलपहाड़ के रहने वाले हैं और ये हैं विकास कुशवाहा। विकास, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने मंच पर बोलने का अवसर दिया। पहले तो आपका स्वागत। विकास के बारे में आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने एसएससी के द्वारा एक ऐसा एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो इनकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी और ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का क्या काम है, ये हम विकास जी से बात करेंगे। तो विकास भाई, पहला प्रश्न तो ये बताइए हमें कि आपने ये एसएससी की तैयारी कब से कर रहे थे आप? जी सर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी वैसे तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन सीरियसली मैंने तैयारी पिछले साल से चालू की थी, क्योंकि इससे पहले मैं कोचिंग पढ़ाया करता था कंपटीशन के बच्चों को और मेरा स्टार्टअप अच्छा चल रहा था। लेकिन कोरोना के बाद से मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चूँकि ऑनलाइन माध्यम घर घर तक पहुँच गया है, तो ऑफलाइन कोचिंग का जो भविष्य है उस पर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे अपने कैरियर की स्टेबिलिटी के लिए भी था और मेरा मन भी था कि यानी कि जो मुझे पोस्ट मिल गई है इसी को लेकर मैंने टारगेट भी किया था। तो पिछले 1 साल से मैं लगातार इसकी तैयारी कर रहा हूँ सर। तो एसएससी में आपने जब फॉर्म भरा था तो उसमें क्या चॉइस भरी थी आपने? सर इसमें ऐसा होता है सर, मैं बता दूं आपको, इस एग्ज़ाम में सर 2 प्रकार के टियर होते हैं। पहले टियर 1 की परीक्षा होती है। टियर 1 की परीक्षा 200 प्रश्नों की होती है। प्रश्न 100 होते हैं, मार्क्स 200 होते हैं, जिसमें 25-25 करके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस का सेक्शन होता है। उसमें सर मैंने प्रीलिम्स में 171 स्कोर किया था 200 में से, तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। उसके बाद इसकी मेंस की परीक्षा काफ़ी ठीक होती है। उसमें 90 अंकों का मैथमेटिक्स, 90 अंकों का रीजनिंग, 135 अंकों का इंग्लिश और 75 अंकों का जीएस आता है। और जब आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है आपसे। तो मेरा जो रॉ स्कोर था वो 354 था, तो मुझे था कि ठीक पोस्ट मुझे मिल जाएगी जहाँ तक। तो फिर मैंने अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरा था, उसमें पहली मैंने B03 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भरा था और सौभाग्य से मुझे सर प्राप्त भी हो गया वही। ये आपका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड हुआ? जी सर। इसमें चूंकि भारत सरकार ने अब छोटे एग्जाम्स में और एसएससी के इसमें जो इंटरव्यू खत्म कर दिए जी हैं, सर। तो इसलिए आपको मेरिट बेस, आपकी अच्छी रैंक होने की वजह से जी सर आपकी जो पहली प्रेफरेंस थी जी सर, उसी पे आपको अपॉइंटमेंट मिला है। जी सर। तो अपॉइंटमेंट मिल गया लेटर? नहीं सर, वो अभी आ जाएगा सर। आएगा, जी सर। अभी केवल डिक्लेयर हुआ है। हाँ, फाइनल रिजल्ट सर डिक्लेयर हो गया है। तो अभी तो अब मेडिकल होगा? नहीं सर, इसमें मेडिकल होता मेडिकल नहीं नहीं होगा? सर, सीधे ज्वाइनिंग होती है। सीधा ज्वाइनिंग? जी सर। तो ज्वाइनिंग कहाँ करेंगे आप? सर अभी इसमें स्टार्टिंग में जेएनयू में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 2 साल सर दिल्ली में रहते हैं आप। उसके बाद आपको चॉइस मिलती है कि आप चॉइस भरिए, जिस भी जगह खाली होती है जहाँ भी फॉरेन में, उस हिसाब से आपको पोस्ट किया जाता है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 प्रकार के 3 प्रकार के दोस्त होते हैं। पहले आपको टियर 3 में पोस्टिंग दी जाती है, फिर आपके काम के अनुसार टियर 2 में और टियर 1 में आपको भारत सरकार के लिए काम करने का अवसर प्राप्त होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद फिर सेक्शन ऑफिसर? जी सर। हाँ जी सर। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है उसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो रहता है, उसमें आपको आपके पास कई काम रहते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम है। जी सर। कोऑर्डिनेशन अमंग योर डिपार्टमेंट। जी सर। और कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। यस सर। तो क्या क्या काम होते हैं, बताइए कुछ। सर बेसिकली हम लोगों का जो काम है, पहले तो सर यानी कि एक आपको देश आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कहते हैं मुझे ब्राज़ील हुआ, तो मैं यहाँ से जो हमारा दूतावास होगा ब्राज़ील में, उसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ में सर जो विदेश मंत्रालय के जो पार्लियामेंट में आंसर दिए जाते हैं वो भी सर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स आता है तो उसकी व्यवस्थाएं देखने का काम भी सर हम लोगों का होता है। वो भी करना पड़ता जी है। सर। तो जो कंट्री आपको अलॉट हुई, सपोज आपको ब्राज़ील अलॉट हुआ, तो ब्राज़ील के दूतावास से आपका संपर्क रहता है? जी सर। जो उनके दूतावास रहते हैं जी सर, उनसे आपका कोऑर्डिनेशन रहता है? यस सर। दोनों देशों के बीच जी सर, राजनयिक संबंध स्थापित करना। राजनयिक संबंध, कोऑर्डिनेशन और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो भी और भी पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस होंगे, जी सर, उन सब का भी रिप्लाई। और क्या काम रहता है सर? यही बेसिकली काम यही है। बाकी तो सर अब इतना जो पब्लिक डोमेन में वही है, फिर वो ट्रेनिंग में ज्यादा पता चलेगा सर। पब्लिक डोमेन में तो है हाँ, ये, सर, बाकी तो हाँ। आप
जब जाएंगे वहाँ हाँ सर, कुर्सी संभालेंगे बिल्कुल बिल्कुल सर। तब तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस सर सिलेक्शन में? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि मुझे सर मतलब जियो पॉलिटिक्स में सर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी सर, तो मैं उसको बहुत क्लोजली जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी और जो विदेश सचिव हैं अपने विक्रम मिश्री साहब, उनके सारे स्टेटमेंट्स को मैं देखता भी हूँ। जैसे अभी जो अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री जी, तो उनके साथ जो डेलीगेट गया तो उनके एक एक स्टेटमेंट को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था, और क्या उसमें अपन को सफलता मिली या सफलता मिली वो भी सर बहुत ध्यान से क्लोजली देखा था। तो विशाल भाई, आपने बड़ी मेहनत की और आप अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप चूंकि कुलपहाड़ के रहने वाले जी हैं, सर। तो बेसिक एजुकेशन कहाँ की थी आप? सर मेरी बेसिक एजुकेशन सर शुरुआत में कुलपहाड़ में ही हुई। मेरे पिताजी मतलब कुलपहाड़ में हाँ, किस विद्यालय से? सर एक आदर्श माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है सर, वहाँ से मैंने कक्षा 8 तक की पढ़ाई की। उसके फिर हमारे यहाँ के जंतर इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 9, 10, 11, 12 ये वाली शिक्षा प्राप्त की। और मेरे पापा चूंकि खुद कोचिंग ट्यूटर रहे हैं, तो उन्हीं ने शुरुआती शिक्षा में मुझे पढ़ाया लिखाया। मैथ, रीजनिंग जो कुछ मेरा आज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सब उन्हीं की देन है। उसके बाद मैंने कुछ समय तक इलाहाबाद में कोचिंग भी की है, मैं 1.5-2 साल इलाहाबाद रहा। और फिर मेरा सर शुरुआत से, लेकिन मैं ये कि मैं थोड़ा सा बीच में भटक अटक जाता था सर। जैसे बीच में मैं कोचिंग पढ़ाने लग गया, मुझे लगा कि इससे मैं सोसाइटी की बहुत मदद कर सकता हूँ। फिर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया कि सरकारी नौकरी कभी समाधान हो नहीं सकती। तो फिर मुझे लगा कि इससे मैं लोगों को पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने अभी तक 2000 बच्चों को पढ़ाया है, उसमें से लगभग 200 बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो फिर मुझे लगा कि इससे मैं बहुत मदद नहीं कर पा रहा हूँ, और ये भी लगभग यानी ऐसा है कि मैं झूठ ज़्यादा बोल रहा हूँ कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ये संभव नहीं हो, क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग केवल भारत में 2% के आसपास हैं। फिर हम सोचो कि एक इलेक्शन भी लड़ गए हम लोग चेयरमैनी का कुलपहाड़ से। उसके बाद फिर जब उसमें असफलता मिली तो फिर मुझे लगा नहीं, बहुत अनस्टेबिलिटी हो रही है जीवन में। फिर मैंने बिल्कुल एकदम टारगेट बनाकर अपना सेल्फ स्टडी करी और इस परीक्षा को टारगेट किया, क्योंकि मेरा इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो मेरे हिसाब से था, तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा सर। तो लाइफ में बहुत फ्रिकल चलते रहे आप? जी सर। कभी आपने इधर किया, फिर जी सर। इलाहाबाद गए, फिर इधर किया, तो आपको स्टेबल बनाने में किसका योगदान है? सर मैं यही कहूंगा सर कि असफलता के योगदान ही सर सबसे ज्यादा है। जब नहीं, मैं असफल कहाँ थे? आप तो पढ़ा रहे थे, हाँ आप सर, पैसा भी कमा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन यानी कि जो जैसे था ना सर, मैं 21 साल का जब था, जब मैं इलाहाबाद से वापस आया था, तो तब मुझे लगता था कि मुझे बहुत हेल्प करनी किसी तरीके से सोसाइटी की। और कंपटीशन एग्जाम सर, मैं अच्छा खासा छोड़ा था मैंने पढ़ाते हुए, मैं ठीक पैसा भी बना रहा था वहां पे, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं करना चाहता हूँ वास्तव में जो एसेंस है वो मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा था सर वहां पे। तो मुझे फिर लगा कि मैं पॉलिटिक्स में चला गया सर। फिर वहां मुझे लगा कि मैं यहाँ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर सर ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर मैंने आराम से 2-3 महीने का एक ब्रेक भी लिया। 2-3 महीने का ब्रेक लिया, फिर मैंने सोचा समझा, अपनी क्षमताओं के हिसाब से देखा कि मैं कैसे अच्छे से काम कर सकता हूँ। फिर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया फॉरेन अफेयर्स में, इसलिए सर इसको टारगेट करके फिर तैयारी की मैंने। नहीं, फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट आया जी सर। या पहले तो आपका टारगेट एसएससी क्वालिफाई करना था? सर हाँ, लेकिन सर ये मतलब ये अब चूंकि मुझे मिल गया तो ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, लेकिन सर मैं इसी को ही टारगेट करके पढ़ाई की थी। अगर हाँ सर, अभी जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो बता देंगे सर, मैं पहले से ही कहता था कि मुझे चाहिए ये सर। तो किसी टीचर का भी योगदान रहा होगा आपके फ्यूचर बनाने में? हाँ सर। तो और कुलपहाड़ हाँ, से किस टीचर का ऐसा योगदान रहा? कुलपहाड़ में तो सर मैं केवल पिताजी से पढ़ा हूँ सर। अच्छा, पिताजी। इंटर तक केवल पिताजी से पढ़ा तो हूँ। आपके पिताजी ही आपके हाँ सर, टीचर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर। उन्होंने वो कहीं किसी विद्यालय में भी पढ़ाते रहे? हाँ सर, वो मतलब प्राइवेट तौर पर पढ़ाते थे जनतंत्र में। जनतंत्र हाँ इंटर सर, वाले। प्राइवेट तौर पर पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे। तो क्या ये आप जहाँ पहुँच गए हो यही ठहराव है? हाँ सर, मतलब यानी कि इसके बाद मैं जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ उससे भी मैं इसी में और हायर पोस्ट के लिए सर देखूंगा सर। नहीं, अब यूपीएससी में तो आईएएस आईपीएस भी हाँ हो नहीं सकता सर, है। लेकिन आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईएफएस भी होता है सर। हाँ, आईएफएस भी है। हाँ सर। आईएफएस 2 चीजें भी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है जी और सर, इंडियन इंडियन फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस, उसको आईएफओएस बोलते हैं। हाँ, तो आप किसकी ओर जाना चाहेंगे? आईएफएस ही में सर। आईएफएस, जी सर। फॉरेन सर्विस में जी जाना सर। चाहेंगे? जी सर। विदेश से इतना लगाव क्यों है? सर यानी कि किसमें क्या है कि मतलब जो भारत का सर यानी कि स्टांस है दुनिया पे सर, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब जितनी मेरी क्षमताएं हैं उसका प्रयोग करके सर मैं भारत का एक जो वास्तविक एसेंस है वो दुनिया के सामने रख पाऊँ सर, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। कैसे रखेंगे? सर जैसे कि मतलब यानी कि कोई भी है, जैसे कि चाहे वो क्लाइमेट को लेके हो, चाहे वो हमारे कल्चर को लेके हो, चाहे वो भारत देश में जो प्रतिभा है, जो एफडीआई के अवसर है उसको बताने को लेकर है, तो सर इसके लिए काफी पढ़ता रहता हूँ और चाहता हूँ सर इसको रखूँ बाहर जाके सर। नहीं, लेकिन जब आप जॉब में जाके बैठ जाएंगे जी सर। और आपको अलॉटमेंट हो जाएगा वर्क का, फिर इतना वक्त कहाँ मिलेगा आपको कि अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर पाएंगे आप? सर मुझे लगता है सर इस जॉब में काफी समय रहता है सर,
इसमें जो वर्किंग आवर्स हैं सर वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। 9 से 5 तक की सर जॉब रहती है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे जॉब है। सैटरडे संडे आप वैसे भी सर आपको समय मिलता है कि आप स्टडी कर सकते हो और बिजली के बारे में। विशाल जी, देखने में और करने में बहुत अंतर होता है। अब जब आप जाएंगे वहाँ पर जी तो सर। 9 to 5 मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, अच्छा, क्योंकि फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और उसमें काम बहुत ज़्यादा रहते होंगे। एनीवे, जी सर। भगवान आपको बहुत बहुत आपको बल दे और इस बात के लिए कि आप निकल सकें आकर। तो यूपीएससी की तैयारी में तो काफ़ी कठिन है, तो उसका प्री कैसे निकालेंगे? वहाँ कोचिंग करेंगे? सर मैं यानी अभी ऐसा नहीं है कि सर मैं बिल्कुल बिगिनर रहूँगा। मैं अभी मतलब पीछे से इसकी तैयारी कर भी रहा हूँ साथ-साथ, और अभी जब से मेरा इसमें फाइनल हुआ है मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ अभी यूपीएससी में। तो जब तक मेरी जॉइनिंग होगी मैं लगभग सिलेबस कवर कर चुका होऊँगा। तो वेरी जो गुड। एक्स्ट्रा आवर्स में सर देखूँगा फिर उसको। तो देखिए विशाल जी की लगन, एक तो इन्होंने एसएससी क्वालिफाई किया और इन्होंने अपनी मनपसंद पोस्टिंग इनको मिली, ये एक बड़ी बात है। और आपके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये जी सर। कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाकर के आप देश सेवा भी करेंगे और साथ-साथ में अपना फ्यूचर भी और आगे जी बढ़ाएँगे। सर। तो आपको विदेश इसके बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 साल के बाद में हाँ आपको सर। जी सर। विदेश पोस्टिंग भी मिलेगी, वहाँ भी आपको जाने का मौका मिलेगा और राजदूतावास में बहुत सारे काम होते हैं। जी कभी सर। ऐसा भी मौका मिल सकता है कि आपको कोई वक्तव्य भारत की ओर से देने का भी अवसर मिले। जी सर, अगर तो ऐसा कैसा मिले महसूस करेंगे? सर ऐसा मिलेगा तो सर ये मतलब इससे बड़ा ड्रीम सर मेरा कुछ भी नहीं है सर। मैंने अपने पीछे भी 2 इंटरव्यू में सर ये बात बोल रखी है कि ये मेरे ज़िंदगी का समझ लो सबसे क्लाइमैक्स मोमेंट होगा कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। तो चलिए ये मोमेंट भी आपके जीवन में आए। इन्हीं शब्दों के साथ में विशाल भाई आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर आपका और सर इस पूरे महोबा न्यूज़ परिवार का मैं हार्दिक मतलब यानी अपने अपने हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़।